नमस्कार भाव। नमस्कार। भाव, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की और 8 घंटे की चर्चा खत्म हो गई है, लेकिन कपिल सिब्बल जैसों का पाकिस्तान प्रेम जाता ही नहीं है। कपिल सिब्बल फरमा रहे हैं कि भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़ता तो पाकिस्तान से हार जाता। नहीं, वो देखो, एक बात होती है। आप गाली का मतलब क्या होता है? गाली का मतलब असलियत कुछ नहीं होता ना। आपको विचलित करना है, आपको इरिटेट करना है। तो वो पागल जैसे कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी इतने सालों से बोलते आए, 24 साल तो हो गए ना। 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मेरा ख्याल है 2002 में दंगा हुआ था। वहां 2002। से लेकर अभी 3 बार विधानसभा जीत गए, 3 बार लोकसभा बनकर वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये रुकते कहाँ है? तो गाली गलौज करते रहेंगे। और मोदी जी ने भी एक साफ बोला था ना, मैंने कभी आपके गालियों को उल्टा उत्तर नहीं दिया। आपने पत्थर मारे, मैं पत्थर की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ गया। अभी ये समझ नहीं रहे कि जितने पत्थर मारोगे सीढ़ी और ऊंची होती जाती है। ये इनको समझना चाहिए ना। ये दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। दिमाग लगाना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? ये मणिशंकर अय्यर भी बोले ना, क्या सबूत है पाकिस्तान के ये थे? हाँ, तो इंदिरा को भी मारा, उसका क्या सबूत है? सबूत का मतलब ये होता है कि जो दुनिया मानती है उसको सबूत माना जाता है। अब आपको जो पसंद हो ऐसा सबूत तो कौन कहां से लाएंगे? वो एक मुझे बहुत फिल्म के गाने, और कोई आ, मुझे लगता है कोई फिल्म का गाना था, वो परी कहां से लाओ, तेरी दुल्हन जिसे बनाओ, कोई गोरी पसंद ना आए तुझको। ऐसे इनके सबूत है। जो इनको पसंद आने वाले सबूत लाएंगे तो लाएंगे कहां से? तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। उससे कोई बड़ी बात, ये पाकिस्तान प्रेम वगैरह मैं नहीं मानता। ये मोदी का तिरस्कार है, मोदी की नफरत है। जो मोदी के खिलाफ जो है उसको पसंद करेगी, उनको अपनी पसंद है नहीं। मैं इनकी दया मुझे आती है। ये इनका अपना कोई चॉइस है ही नहीं। जो मोदी के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी को गाली देगा, बस वो उनकी पसंद बन जाती। उनकी अपनी पसंद क्या है? क्या उनको राहुल पसंद है? बिल्कुल नहीं है। क्या उनको उद्धव ठाकरे पसंद था? नहीं था। शिवसेना पसंद थी? नहीं था। हाँ, लेकिन बीजेपी को गाली दे रहा है, मोदी के खिलाफ बोल रहा है, अमित शाह के खिलाफ बोल रहा है, चलो भैया ये तो हमारा सगा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनका अपना कोई चॉइस नहीं है। इनकी नफरत उनका चॉइस कर देती है, वो उसके साथ चले जाते हैं। उसमें कुछ दम नहीं, उनको भी मालूम है, सुनने वालों को भी मालूम है। तो ये चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होते, तब तक चलता रहेगा। और उसको पर भाव सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है। पर भाव आप मणिशंकर अय्यर को देखो ना, आजकल तो वैसे ही कांग्रेस में हाशिए पर पड़े हुए, कोई पूछ ही नहीं रहा पार्टी के अंदर। और आप सोचिए कि जिस टीआरएफ या जिस जैश ए मोहम्मद की तारीफ कर रहे हैं कि अरे देखो सबूत ही नहीं मिले उनके खिलाफ, उन पर तो अमेरिका ने भी बैन लगाया। यूएनएससी में भी कहा गया कि पहलगाम आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के इसी आतंकवादी संगठन का हाथ था, और सबूत चाहिए। अब आप मुझे बोलिए कि पिछले 4-6 महीने में आपने कभी मणिशंकर नाम का सुना था? ना लिया था। हाँ, अगर मणिशंकर ये नहीं बोलते तो आप भी उनका नाम नहीं लेती, ना कोई मीडिया लेता। तो अगर उनका नाम लेना है, चर्चा में आना है, तो ऐसी कोई बकवास उनको करनी पड़ेगी ना। अब अगर ढंग से दिमाग से कुछ बोलते तो आप उनकी दखल नहीं लेते। ये कौन है अभी? इसको कांग्रेस भी पूछती नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि कांग्रेस के ऑफिस में चपरासी भी मुझे चाय तक नहीं पूछता। ये उन्होंने खुद बोला है। तो रिलेवेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पाकिस्तान की तरफ से बोलो तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, आप उस पर चर्चा करेंगे। तो बस उतना ही उनका मकसद है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उनको भी मालूम। और ये आज की बात नहीं, जब मुशर्रफ थे तब मुझे याद है, ये पाकिस्तान गए थे शायद लाहौर या इस्लामाबाद में। मुशर्रफ के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बोला था अगर इंडो पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने
तो आप हमें मदद करो मोदी को हटाने के लिए, ये इस्लामाबाद में बैठकर बोले तो कोई नई बात है नहीं ना, नई बात नहीं है। ये गधा है, गधा है, ये गधा है, ये गधा है, हम रोज रोज उस पर चर्चा क्यों करेंगे? वो गधा है और उसको भी मालूम है, लेकिन जब तक वो उसकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं दिखाएगा, आप उसकी दखल नहीं ले, ये इसकी तकलीफ है, उनकी तकलीफ आप समझ लो। आप और बातों पर उनसे मुद्दों पर उनसे चर्चा करो, तो आप वो खबर नहीं बनती ना, उनको खबर बनने से मतलब है। अब राहुल गांधी सही दिमाग से बात करेंगे तो आप उनको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाएंगे ना, उनको ब्रेकिंग न्यूज बनना है, उससे कोई निकले ना निकले, कुछ हो, फायदा हो नुकसान हो, उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, उनको रिलेवेंट रहना है। अब संजय राउत रोज सुबह उठकर बोलते, ट्रंप रोज सुबह उठकर एक नया टैरिफ लगा देते, उसमें से कितना इम्प्लीमेंट हुआ किसने देखा है? वो टाइम लिमिट डाल देते, वो टाइम लिमिट में कुछ होता नहीं, फिर भी बोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अड़ा टेढ़ा कुछ बोलूंगा नहीं तो कोई रिलेवेंस नहीं, रिलेवेंस। इसके पहले हमने कभी बाइडन को, या उससे भी पहले खुद ट्रंप थे, ट्रंप क्या रोज बातें नहीं करते थे ना? मैंने उस दिन मजाक मजाक में ओमकार की प्रोग्राम में, आज असलियत में आज दोपहर को हमने एक पॉडकास्ट किया, उसमें वही विषय था कि मोदी ने जिस ढंग से पॉलिटिक्स खेली है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को संजय राउत बना दिया दुनिया का। यानी कुछ भी हो, रोज बकते रहो, बस टीवी के कैमरे के सामने आना है तो कुछ अनाप शनाप बकना चाहिए तो बोलते हैं। अब जो खबर आई है कि वहां बहुत सारे लोग कोर्ट तक गए, वहां के जो बिजनेसमैन है, कि ये क्या हर दिन टैरिफ लगाता है, ये टैरिफ लगाने का इनको अधिकार है या नहीं? किसी एक कोर्ट ने उस पर पाबंदी भी लगा दी, तो अपेलेट कोर्ट में जाकर उन्होंने टेम्पररी उस पर ये लिया, तो ये चलता रहेगा। जो पागलपन करना है, जिसको काम नहीं करना है, पागलपन करना है, वो करेगा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में ये भी आती है कि जितना बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उतना मुझे नहीं लगता कि ट्रंप कोई पागल है। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है। दिखने में पागल दिखता होगा, उसके एक्शन, उसके बातें हमें पागल जैसी लगती होगी, लेकिन वो तो बिजनेसमैन है। और मुझे लगता है कि पुतिन, मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर कोई नई वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश में है। अब ये जो प्लान होता है वो ओपनली बोला नहीं जाता, जब सामने आता है तब आपको पता चलता है। लेकिन मुझे लगता है, देखो इस बीच में क्या क्या हुआ है। चाइना कोलैप्स हो रहा है, अधमरा हो गया चाइना। आजकल शी जिनपिंग, चाइना इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है, चाइना क्या कर रहा है। अब चाइना में बड़ी उथल पुथल चल रही है, बोलते कि रेजिम चेंज हो सकता है, शी जिनपिंग को हटाया जा सकता है। बीच में तो 3-1 हफ्ते तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जयशंकर गए तब हाथ मिलाने आ गया था, वरना तो उसकी फोटो तक कहीं नहीं मिलती थी। बाकी के लीडर्स आते थे, जाते थे, बाहर जाते थे, कोई आता तो उसको मिलते थे, शी जिनपिंग दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन 2 नंबर की पावर है दुनिया की, 2 नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन दुनिया में इतना सब चल रहा है, लेकिन चाइना की चर्चा तक नहीं हो रही। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, जियो पॉलिटिक्स के रेफरेंस में चाइना की कोई चर्चा भी नहीं हो रही। अब देखो, पुतिन, ट्रंप और मोदी चल रहा है, नेतन्याहू पीछे हट गया, बीच में मोदी नहीं थे, पुतिन, नेतन्याहू, ट्रंप चल रहा था। तो मुझे लगता है ये मिलकर, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, मुझे लगता है कि ये चारों मिली भगत से कुछ कर रहे हैं। ये हमें उल्लू बना रहे हैं, दुनिया को, एनालिस्ट को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, पॉलिटिकल पंडित्स को उल्लू बना रहे हैं। कुछ तो हो रहा है। देखो बीच में सीरिया खत्म हो गया, सीरिया खत्म हो गया, हाँ, शायद पाकिस्तान में रेजिम चेंज होने जा रहा है, ईरान में रेजिम चेंज होने जा रहा है। इजराइल अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में आज बॉस कौन है? इजराइल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये अचानक हो गया,
मैं नहीं मानता अचानक हो गया। हाँ, एक बात है, जैसे हमको पहलगाम से एक कारण मिल गया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, वैसे ही 1.5 साल पहले जो हमास वालों ने गलती कर दी, इजराइल इजराइल में घुसकर कुछ लोगों को बंधक बना दिया, वो हमास की गलती थी। उसके उससे कारण मिल गया। पहले गाजा को अधमरा कर दिया, पूरा मारा ही मानो। उसके बाद लेबनान वाले लेबनान को हमला किया, ईरान पर किया, सीरिया तक किया, जॉर्डन पर नहीं किया, ना सऊदी पर किया है। अजीब बात नहीं है कि बॉस कौन है? मिडिल ईस्ट का बॉस इजराइल है, ये जताने की ये सब कोशिश है, और ये सब मिले हुए ऐसे मैं मानता हूं। अब क्वाड्स में हम हैं, तो ट्रम्प हमको दादागिरी नहीं करता, भाड़ में गए क्वाड्स, हम छोड़ जाते। तुम लड़ो अकेले चाइना से, वो तो चाइना से अकेले नहीं लड़ सकते। फिलीपाइंस से हमारी दोस्ती है, अभी भी फिलीपाइंस में हमारा युद्धाभ्यास चल रहा है। वियतनाम से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, सबको तो ब्रह्मोस चाहिए। तो क्या करेगा ट्रम्प? लेकिन दिखाने के लिए दुश्मनी दिखाई जा रही। अब पहले दिन में उन्होंने कुछ 15-16 देशों पर टैरिफ लगा दिया, अब सिर्फ इंडिया को अलग कर दिया। अब इंडिया को 1 अगस्त तक बोला था, अब 7 अगस्त तक टाइम बढ़ा दिया। ये उद्धव ठाकरे की सुप्रीम कोर्ट की केस हो गई, चल रहा है, कोर्ट से नतीजा आएगा, और कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, ये टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने मजाक बना के रखा है। ये सब ऊपरी ऊपर मजाक लगता है, लेकिन वो उसके पीछे कुछ उनका लक्ष्य अलग है कि चाइना को हमारा करो, ये इजराइल संभालेगा, ग्लोबल साउथ मोदी संभालेगा, पुतिन यूरोप को हैंडल करेगा, और बाकी जो दुनिया भर फैला है वो ट्रम्प देखेगा, यानी अमेरिका देखेगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ बड़ी नई वर्ड। देखो, ब्रिक्स किसको चैलेंज है? ब्रिक्स यूनो को चैलेंज है, ब्रिक्स डॉलर को चैलेंज है। अगर ब्रिक्स वाले अपने आपस में अगर अपना अपना चलन इस्तेमाल करने लगते तो डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। ये ट्रम्प भी जानता है ना, और इसलिए उसका गुस्सा वो भी है कि ये डॉलर के सिवा आगे जाना चाहते। उसमें चाइना को इंटरेस्ट है, ब्राजील को इंटरेस्ट है, पुतिन को इंटरेस्ट है। हाँ, मोदी ने हाँ भरने का बस मुद्दा बाकी है। एक दिन मोदी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे तो यूपीए उन्होंने फ्रांस के साथ शुरू कर दिया, तो इसलिए ये बात ये होती है कि हम जो जर्नलिज्म करते हैं, इसका विश्लेषण एनालिसिस वगैरह करते हैं, इसके लिए पॉलिटिक्स नहीं चलती। हम लोगों को लगता है, देखो वो मैं अभी गया था अमेरिका 3 हफ्ते के लिए, तो लास वेगास मुझे नहीं जाना है बोला उधर। मैं तो जुआ खेलने वाला हूँ नहीं। हाँ, लास वेगास में मुझे इसलिए इंटरेस्ट था कि मैंने माफियाओं की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है। तो लास वेगास की शुरुआत करने वाला एक माफिया था। माफिया लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके फ्लेमिंगो, ये पहला कैसीनो वहां बनाया गया, होटल बनाया गया, और जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ उसी दिन उसकी मर्डर हुई थी रिसेप्शनिस्ट एरिया में। तो वो सब माफिया हिस्ट्री के लिए मुझे लास वेगास में इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं थक गया हूं, मैं नहीं जाऊंगा। बाकी मुझे उधर कुछ करना नहीं। बाद में एक एक करके अब वो एक सिटी ही बन गया। तो लेकिन बात यह है कि वो जो कैसीनो होते हैं, वो कैसीनो में आपको लड़ाया जाता है, आप मशीन से लड़ते हो, लेकिन आप पैसा हार कर ही आते हो। तो ये जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे कोई गेम है जिसमें हम फंसते जाते हैं। दुनिया भर के जर्नलिस्ट, कम से कम दुनिया भर के 1 लाख जर्नलिस्ट टैरिफ पर चर्चा करते होंगे, अलग अलग भाषा के, अलग अलग देश के। हाँ, क्या है आपको मालूम? क्योंकि करने वाले वो है,
उनको मालूम है, उनके पास फैक्ट्स है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है ना, तो उनको बिल्कुल मालूम है। अब यहां देखो, ये चल रहा था क्या, मॉक ड्रिल चल रही थी, और उसी रात घुस गए जाकर हमारे ड्रोन्स और ब्रह्मोस और मिसाइल घुस गए थे बहावलपुर में, मुरिदके में। तो दिखाया एक जाता है, किया अलग जाता है, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। वो हो जाने के बाद उसका विश्लेषण हम अगर करें तो बात अलग है, और जो होने वाला है उसके बारे में हम अंदाज कर सकते हैं। वरना तो हिंदी में बहुत सारे एक से एक बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, जो मोदी को भी मालूम नहीं, भागवत को भी मालूम नहीं, वो आपके पुण्य प्रसून वाजपेयी को मालूम होता है, वो वानखेड़े उसको मालूम होता है, अजीत अंजुम को मालूम होता है। गया गया गया, मोदी तो गया, 24 साल से सुन रहे। मुझे एक बात याद आती है, जब मैं नया नया पत्रकार बना था, 2-4 साल की बात थी। वसंतराव नाइक मुख्यमंत्री थे, और बाद में कम्युनिस्ट थे रजनी पटेल, वो कांग्रेस में आ गई इंदिरा के प्रभाव में, तो उनको मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो तो इंदिरा लॉयलिस्ट थे और इंदिरा के बहुत नजदीकी माने जाते थे। तो पत्रकार हमेशा, पर्टिकुलरली अंग्रेजी पत्रकार, ये हेडलाइन, नाइक इज गोइंग, नाइक इज गोइंग, और रजनी पटेल इसको हटा के रहेगा, इस पर खबरें बनती थी। जैसे आजकल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र के बारे में खबरें चलती, वैसे उस वक्त चलती थी, लेकिन अंग्रेजी में ज्यादा चलती। नाइक इज गोइंग, नाइक इज गोइंग। तो एक दिन एक फंक्शन में नाइक भी स्टेज पर थे और रजनी पटेल भी थे। तो रजनी पटेल ने ऐसे पत्रकारों का मजाक उड़ाया था, बोले मैं देख रहा हूं पिछले कुछ महीनों से आप लोग हेडिंग बना रहे, नाइक इज गोइंग, नाइक इज गोइंग। आज मैं कंफर्म करता हूं, यस नाइक इज गोइंग, बट गोइंग स्ट्रांग। अब बोलो तुम कितने मूर्ख हो, ये उन्होंने बताया। तो हम अंदाज कर सकते हैं, लेकिन जिस ऐसा लगता है कि भागवत जो बोले वो भागवत को भी पता नहीं, इतना ये वानखेड़े हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो उनको मालूम होता है। इतना आसान, इतनी आसान बात है क्या, इतनी आसान बात है? लेकिन उद्धव भाव, नीचे से 40 एमएलए निकल कर लेके गए और उद्धव को पता नहीं, तो इनको क्या पता होगा, इनको क्या पता होगा? ये रोज जाके संजय राउत के दरवाजे पर बैठेंगे, कुछ भीख डालो भाई, हमारे कटोरे में कुछ डालो भाई। इससे आगे जिनका जर्नलिज्म जाता नहीं है, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उनको खबरें तक पता नहीं चलती, खबरें तक पता नहीं चलती। अब ये पॉलिटिक्स इनको पता नहीं चला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद 8 डेलीगेशन भेजे गए, उसमें कौन था? थरूर था, सुप्रिया थी, कनीमोरी थी, इनको भी भेजा गया, ओवैसी को भेजा गया। तो आगे चलकर जब पार्लियामेंट की बात हो, पार्लियामेंट में ये आने वाला है, तब किस मुंह से राहुल गांधी बोल सकता है? अब राहुल गांधी बोले तो थरूर को बोलने दो, दुनिया को थरूर ने समझा है। आपको मोदी से जवाब क्यों चाहिए? आप बोलो थरूर को, खड़े रहो पार्लियामेंट में, और ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। मोदी के पास डिमांड कर रहा है राहुल गांधी, तो अपने पार्टी के एमपी को खड़ा करके उसके मुंह से निकालो ना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अपने पार्टी के एमपी को बोलने नहीं दे रहा है, क्योंकि बोलेगा तो सच बोलेगा कि राहुल गधा है, तो क्या करे? तो ये सब इस पर जब बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है। ठीक है, बच्चों का खेल होता है, बच्चों के सामने कहानियां बड़ी बड़ी करके बताई जाती है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, बच्चा का मनोरंजन करने के लिए, दिल बहलाने के लिए कहानियां होती है। इस ढंग का जब जर्नलिज्म चलता है, उसमें सीरियस पॉलिटिक्स आप समझ भी नहीं सकते। जो जर्नलिज्म चल रहा है आजकल, वो समझ में, इनको बेसिक्स मालूम नहीं है पॉलिटिक्स। वो आपके अरुण पुरी थे, उन्होंने बोला था ना उनके कॉन्क्लेव में 2 साल पहले कि मंत्रिमंडल बनने वाला है तो एक नाम हमको पता नहीं होता।
किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा पता नहीं, जब तक आप डिक्लेयर नहीं करते हमको पता नहीं चलता, तो बाकी इनके पास खबरें कहां से आती। तो बात यह है ना कि इस ढंग से आप लोगों को, इसलिए तो लोगों का मूड चला गया है, लोग खबरें नहीं सुनना चाहते, खबरें नहीं सुनना चाहते। नहीं तो हमको क्यों सुनते लोग, अच्छा खासा चैनल है जिसका पैसा भरते लोग इसके लिए, तो हमको क्यों सुनते, क्योंकि इन पर से भरोसा उठ गया लोगों, इनको कुछ, इनको कहने की बात छोड़ो, इनको खुद को मालूम नहीं है क्या बोल रहे, यहां तक की बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है वो आहिस्ते आहिस्ते होता है ना, एक दिन में तो होता नहीं, एक दिन में होता नहीं, लेकिन उसकी तैयारियां चल रही है ऐसा मुझे लगता है। और बीच बीच में उसके सिग्नल आते, अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले की बात है, मैंने ये बोला था, ओमकार जी के साथ बात करते हुए बोला था, तो 2 दिन में मोदी के भाषण में वो आ गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी हुई वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आज आउटडेटेड है, ये मोदी ने भी बोला। लेकिन मेरा सुन के या ओमकार का पॉडकास्ट देख के नहीं बोला है, ये चल रहा है, ये मैं समझ पाता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगे बुरा लगे क्या है ये मैं समझने की कोशिश करता हूं। यहां बात यह है कि बोलने वाला राहुल पागल है, मोदी को दिमाग नहीं है, और अमित शाह को कुछ समझता नहीं, जो कुछ समझता है मैं, शतरंज के पट पर जो बैठे हैं ऐसे पॉलिटिशियन है ये घुमाना चाहते, तो वो तो मोहरे और प्यादे नहीं है ना, असली जिंदा इंसान है और दुनिया चलाते, देश चलाते। भाव एक तरफ तो प्रोपेगेंडा मीडिया चलता ही रहता है, लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव आयोग को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव फंस गया ना, नोटिस मिल गया ना, 2-2 एपिक नंबर लेकर घूम रहा था और चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। यही है, अच्छा अच्छा सवाल पूछा। अब इसमें पॉलिटिकल क्या गेम है इसका इनको पता नहीं, यानी राहुल को पता नहीं, तेजस्वी को पता नहीं कि बीजेपी क्या गेम खेल रही है, अमित शाह क्या गेम खेल रहा है। हाँ, ये गए कोर्ट में, ये आंदोलन कर रहे हैं, बीच में क्या जो जो बातें कही थी उन्होंने, जातिगत गणना हो, नौकरी दो, नहीं तो कन्हैया कुमार वगैरह निकले, वो गायब हो गए, वो पदयात्रा कहाँ है भूल गए। हाँ, अब ये मामला देखो, अब अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के और नवंबर के बीच में वोटिंग होने वाला, मतलब अगस्त और सितंबर 2 ही महीने बचे। और ये सब वो वोटर लिस्ट में फंसे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव आयोग में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, पूरी ताकत उन्होंने वहां झोंक दी। और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी के जो रणनीतिकार है क्या कर रहे हैं, वो एक एक बूथ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये फाइनल हो जाएगा, टाइम टेबल डिक्लेयर हो जाएगा, तब आपके पास टाइम ही नहीं है वोटर के पास जाने के लिए, क्योंकि आपको उम्मीदवार तय करने, टिकट बंटवारा करना है, सीट का बंटवारा करना है, उसमें निकल जाएगा, और 8 दिन में 15 दिन में वोटिंग है। तो आपका टाइम गलत कारणों में बीजेपी ने लगा रखा है और आप वहीं दौड़ रहे हो, सामने चुनाव है, तो आपको ये सब मामलों में फंसा रखा है। समझो कल अगर इनकी बात मानी जाए और जो कुछ मरे हुए उनके नाम निकालो, बाकी 45 लाख रखो, ये सब रखा, फिर भी जो वोटर आपने रखे हैं बचा के, उनके पास आप पहुंचोगे कैसे? उसके लिए तो अभी से काम करना पड़ेगा 2 महीने पहले। इसके लिए जो कैंडिडेट आप लड़ाना चाहते हो उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो सीट उनकी है या मेरी है ये तय करना है, फिर हर पार्टी में किस उम्मीदवार की है ये तय करना है। इसके लिए जो टाइम है आप आंदोलन में लगा रहे, और आपको उसमें बीजेपी ने उलझा के रखा है। यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिक्स है। वो जो सन त्सू नाम का एक बहुत पुराना, हजारों साल पुराना एक चाइनीज जनरल है,
उसकी किताब है वॉर इज अ डिसेप्शन। जंग एक भूल भुलैया होता है। तो ये वोटर लिस्ट वगैरह चल रहा है, ये भूल भुलैया है। ये तलवार जोर जोर से घुमा रहे हैं, और सामने जिनको मारना है वो तो अपने कचहरी में बैठे, अपनी मीटिंग कर रहे, अपनी कार्यकर्ता को संगठन कर रहे, उनकी जिम्मेदारी बांट रहे। समझिए आप क्या पॉलिटिक्स होती है। और इस पर ये लोग चर्चा करेंगे, जोर शोर से बातें करेंगे, उससे निकलने वाला क्या है? आप तो फंस गए उसमें। और बिल्कुल वही बात है जो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में आखिर तक उद्धव ठाकरे रोते रहे, मेरा नाम डिक्लेयर करो, पहले से नाम डिक्लेयर करो, पहले मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर करो, वरना एक दूसरे की टांगे खींची जाएगी, वगैरह 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 बोलते रहे। और खुद अभी अभी कुछ एक महीने पहले उद्धव ठाकरे ने खुलेआम कबूला कि मैं प्रचार को तो निकला था, लेकिन जिस चुनाव क्षेत्र में मैं मीटिंग करता था उधर का कैंडिडेट कौन है, मेरी पार्टी का है या मित्र दल का है, ये मुझे पता नहीं था। उम्मीदवार कौन है उसका तक पता नहीं था। तो मैं प्रचार भी करूं तो क्या करूं? ये महाराष्ट्र में हुआ, इसका परिणाम हमने देखा है। इनका सुपड़ा साफ हो गया, वही बिहार में होने जा रहा है। अब मैं बीजेपी का समर्थक होकर मैं ही इनके पैतरे बता रहा हूं, लेकिन सामने जो गधे बैठे हैं वो समझना ही नहीं चाहते, तो क्या करें? क्या करें बोलो? भाव राहुल गांधी तो 2014 तक पहुंच गए कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी धांधली हुई थी। 2024 में अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं हुई होती तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। वो तो ये राग अलाप रहे कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? नहीं नहीं, उन्होंने जो बोला गलत, आप हम लोगों ने गलत सुना है, या शायद वो गलत शब्द बोले, इकोनॉमी बोले, वो गलत बोले, शायद गलत बोले। उनको इकोसिस्टम इज डेड ऐसा बोलना था, इकोनॉमी नहीं, इकोसिस्टम इज डेड। क्योंकि इनकी जो इकोसिस्टम है, विनोद शर्मा हो या आशुतोष हो, ये जो पूरी जर्नलिज्म में मीडिया में फैली हुई इकोसिस्टम है, वो भी अब इसके खिलाफ बोलने लगी है। तो वो बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम इज डेड, आपको पता नहीं? ऐसे उन्होंने पत्रकारों को पूछा ना, आपको दिखाई नहीं देता कि आशुतोष मेरे खिलाफ बोल रहा है, विनोद शर्मा मेरे खिलाफ बोल रहा है? तो उनको कहना था इकोसिस्टम इज डेड। वो बोलने में शब्दों की गलत कर जाते हैं, इसलिए उन्होंने इकोनॉमी बोला है, वरना उनको कहना था इकोनॉमी, इकोसिस्टम इज डेड। अब उनको मारा तो इन्होंने। एक बात है कि क्या बोलते, हमारी पार्टी में आधे लोग बारात के घोड़े हैं, आधे लोग रेस के घोड़े हैं। इंसान कौन है? इंसान कौन है बोलो? और अगर राहुल गांधी लीड कर रहे हैं तो पार्टी गधों की है, और गधों की ये घोड़े बोल रहे हैं, और फिर बिहार में जाकर बोलते हैं कुछ घोड़े लंगड़े भी है। क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में रहा है, समझ के परे। भाव क्या इनको बिहार में अपनी हार पहले ही नजर आ गई है? महाराष्ट्र का झटका झेल चुके हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर जोड़े गए, ये राग अलापते हैं। और यहाँ पर बिहार चुनाव में हार को देखते हुए इस तरह की नौटंकियां कर रहे हैं ताकि ध्यान बटा रहे हैं, और फिर चुनाव हारने के बाद बोलेंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि धांधली हो रही है। मैं बार बार हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। जब 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया अमेरिका ने, वो तो बाहर से किया था, वो क्रूज मिसाइल वगैरह छोड़ा था, बड़ा धमाका हो गया। तो पहले 2-3 हफ्ते की बात थी, इनके कोई सैनिक जवान वहां पहुंचे नहीं थे। तो एक CNN पर एक रिटायर्ड जनरल ने बात की थी, वो मुझे बहुत अच्छी याद है। उसने बोला था अनलेस एंड अनटिल आवर बूट्स ऑन द ग्राउंड कुछ फायदा नहीं। तो चुनाव भी अगर लड़ाई है, जंग है, तो आपके कार्यकर्ता होने चाहिए ना। अब जो कुछ वोटर लिस्ट का रिवीजन वगैरह हुआ, तो उसमें BLO का मतलब क्या है? जो क्या बोलते हैं उसको, बूथ लेवल ऑफिसर, हर पार्टी का है ना। आपके कितने हैं? क्यों रोते हो?
आप बूथ लेवल का कार्यकर्ता अपॉइंट नहीं कर सकते अपनी पार्टी का, तो लड़ोगे कैसे? मुझे बोलो ना, लड़ोगे कैसे? हाँ, वो तो होता है, पाकिस्तान में बहुत जज्बा है, पाकिस्तान, हम मुसलमानों में जज्बा है, हम एटमी पावर है। जो बात वो करते हैं वही तो तेजस्वी हो या राहुल गांधी करते हैं। जज्बा तो बहुत है, हम देखते हैं, एटम कॉन्फिडेंस तो बॉम्ब भी है पूरा भरा राहुल, हुआ है। भाव भाव राहुल के अरे पास तो एटम कॉन्फिडेंस जो, बॉम्ब भी है, वो कहते हैं फोड़ूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एटम बॉम्ब भी तो है उनके हाँ, पास। नहीं नहीं, वो कॉन्फिडेंस पूरा है। आइंस्टाइन ने उनके बारे में लिखा है, आइंस्टाइन कहता है कि बुद्धू लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, और इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो राहुल गांधी जो है वो बहुत बड़े कॉन्फिडेंट है, और पूरे इकोसिस्टम के जर्नलिस्ट है वो कंफ्यूज है, समझिए आप, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स है और ये नेता है। तो जब तक हारेंगे नहीं तब तक मानेगा नहीं, और हारने के बाद भी वो तो क्या बोलते हैं उसको, नैतिक विजय उनकी होती है ना, नैतिक विजय उनकी होता है। तो ये चलता रहेगा, उसमें कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती है। ये देखो, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हमारे लिए भी टाइम पास होना चाहिए। हम हमेशा कितने सीरियस बातें करेंगे? राहुल गांधी हमारे लिए तो टाइम पास है ना, हमारे लिए टाइम पास है। अगर वो गंभीरता से पॉलिटिक्स करने लगे तो हमारा मनोरंजन कौन करेगा? तो मैं हमेशा राहुल, किसी बीच में कहीं मैंने वो व्यंग का कविता का प्रोग्राम देखा था, एक वीडियो, उसमें वो तो हमारे कुलगुरु है ऐसा कहा एक व्यंग कवि ने, बोला राहुल गांधी तो हमारे क्षेत्र के कुलगुरु है। अब उस दिन उन्होंने बोला ना कि क्या बोले वो, गर्मी पैदा होती है तपस्या से, शरीर में गर्मी पैदा होती है। अब क्या क्या बोलोगे आप सब? हाँ? और 1,000 साल पहले एक युवा था, 6-7 साल का, अभी 6-7 साल का युवा होता है, और रविशंकर प्रसाद ने उसको पूरा नहीं किया। तो ये चलता रहता है, तो मनोरंजन के लिए जरूरी भी होता है। मुझे याद आता है कि जो श्रीशांत नाम का एक बॉलर था, वो बहुत कुछ ऐसे टेंट्रम्स करता था। तो रवि शास्त्री जो कमेंटेटर था उस वक्त उस मैच में, तो उसने धोनी को पूछा वो जो करता है उससे तुम इरिटेट नहीं होते? तो धोनी बोला था बिल्कुल इरिटेट होता, लेकिन ऐसा एक आइटम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टेंट्रम से अपोजिशन पार्टी डिस्टर्ब हो जाती है, विचलित होती है। तो इसलिए राहुल गांधी जरूरी भी है। अगर कल राहुल गांधी बोल देंगे कि मैं पॉलिटिक्स से रिटायर होता हूं, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह बहुत डर जाएंगे, डर जाएंगे। वो इंश्योरेंस है। अपोजिशन देखो, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो अपोजिशन यूनिटी होनी है तो कांग्रेस के पीछे होनी है, और जब तक कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी के पास है, मोदी और शाह निश्चिंत है ना, ये जिता देगा, ये जिता देगा। तो ये हमें समझना जरूरी है कि वैसा कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं। तो मोदी और अमित शाह क्यों राहुल गांधी को सीरियस लेते हैं? क्योंकि वो रिलेवेंट रहे कांग्रेस की और विपक्ष की राजनीति में, राहुल गांधी रिलेवेंट रहे। मुझे और एक क्रिकेट की बात याद आती है, जो उस समय अगदी पहले तुम्हारा शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो हम क्रिकेट देखते थे, उस कमेंट्री होती थी, तो उसमें ये बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज वगैरह आती थी। तो पहले उनको एक्लेमाइज करने के लिए, यानी हवा से एडजस्ट होने के लिए, रणजी ट्रॉफी, मुंबई या ऐसे 8-10 मैचें रखे जाते थे इस हवा से मेलजोल होने के लिए। तो उसमें यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, तो बच्चे थे उनके सामने, वो तो बड़े टेस्ट प्लेयर होते थे। तो ये लोग चालाकी क्या करते थे, इनके नए जो खिलाड़ी होते थे 20, 22, 18 साल के, उनके सामने जानबूझकर विकेट फेंकते थे, या उनको सेंचुरी वगैरह करने देते थे बैट्समैन को। तो उनको इमीडिएटली 2-3 नए बच्चे टेस्ट मैच में
इंडिया लेता था और बाद में उनको हो पीट पीट पीटते थे। तो वैसे ही राहुल गांधी लीडर रहना, ये बीजेपी की भी जरूरत है ना। अमित शाह के जो गेम ऑफ प्लान है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या बोलते हैं आइटम है। बिल्कुल आइटम है। भाव तो राहुल गांधी जितना उटपटांग बोले, जितना कपिल सिब्बल बोले, जितना इनका इकोसिस्टम बोले, तेजस्वी उटपटांग हरकतें करें, ये उतना ही फायदेमंद है बीजेपी के लिए। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर आपका और मेरा ये इंटरव्यू इन लोगों ने देख लिया तो ये काफी हद तक संभलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नहीं बात संभलेगी, नहीं 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 समझाएगा। संभल। ये देखो, मैं महाराष्ट्र में अगर नहीं संभले, एक सोशलिस्ट दोस्त है मेरा, मैं फेसबुक पर पहले लिखता था, ब्लॉग लिखता था, तो उसमें भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैं सोशलिस्ट, मैं राम मनोहर लोहिया लोहियावादी हूँ एक्चुअली। तो वो हमारे दोस्त भी है ना। तो एक बार गुस्से में आकर तो उसने बोला, यार वो कितने सालों से बीजेपी की रणनीति ओपन करके पेश कर रहा है, आप उस पर दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। तो दिमाग लगाना इनको डर लगता है कि अपने दिमाग से कैसे सोचे। तो ये उस पर गंभीरता से नहीं देखेंगे, उस पर कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि एक बात होती है, देखो, अब 240 होने के बाद खड़गे क्या बोले थे, हम अभी सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेंगे, क्योंकि उस वक्त इकोसिस्टम बोल रही थी अभी तो मोदी खैरात पर है, नीतीश टूटेगा, नायडू टूटेगा, और दो चार टूटेंगे तो सरकार गिर जाएंगी, इनकी मेहरबानी पर है, वगैरह वगैरह बोल रहे थे ना। आज कोई नहीं बोलता, 240 की बात कोई नहीं करता। एक साल में भूल गए कि मोदी अल्पमत में है, और पहले बहुमत में था, उससे भी ज्यादा रिस्की डिसीजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि 240 अल्पमत जो है वो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट है। लेकिन उसका फायदा अगर उठाना है तो आप सरकार गिरा सकते हो, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, ये सरकार गिराई जा सकती। लेकिन पार्लियामेंट गिराई नहीं जाती ना। पार्लियामेंट तो 2029 तक के लिए, मतलब 3.5-4 साल अभी भी बाकी है। अब गिराओगे तो सरकार बनानी पड़ेगी ना। चरण सिंह को बनानी पड़ी थी ना, देवेगौड़ा को बनानी पड़ी थी, कितनी चली? नहीं चली। तो मिड टर्म पोल, और अगर मिड टर्म पोल होता है तो मोदी 350-400 पार हो सकता है। इसलिए आप सरकार नहीं बना सकते, सरकार गिरा सकते हो लेकिन बना नहीं सकते, ये मोदी के लिए स्ट्रांग पॉइंट है। तो 240 आपके लिए स्ट्रांग पॉइंट है या मोदी का वीक पॉइंट है, लेकिन आप सरकार नहीं बना सकते, ये मोदी के लिए स्ट्रांग पॉइंट बनता है। इस पर मैंने अभी बोला, या मैंने इसके पहले 2-3 बार बोला है, इसके सिवा कोई दूसरा जर्नलिस्ट बोला है? क्यों नहीं बोला? क्योंकि जर्नलिस्ट का मतलब आपको पॉलिटिकल एनालिसिस करना है तो सब साइड देखनी चाहिए। आप वहां जाके रुकते 240 में, सरकार गिर सकती है, लेकिन गिरने के बाद क्या? सरकार गिर जाएगी, पार्लियामेंट खत्म नहीं होती। ये कितने एनालिस्ट ने बोला है? कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये एनालिस्ट है ही नहीं। इनको फैक्ट देखने की आदत भी गवा बैठे। और इसलिए मोदी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि सरकार बनाने में अपोजिशन वीक है। तो ये असलियत होती है पॉलिटिक्स की। आपको दूसरा जो पहलू होता है सिक्के का, वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाव। मोदी सरकार ने, यूं कहा जाए कि अमित शाह ने पूरे के पूरे विपक्ष को उलझा दिया है, और बिहार चुनाव के क्या नतीजे होने वाले हैं वो अभी से दिखने लगा है। अब देखते हैं कि जो नोटिस भेजा गया उसका तेजस्वी क्या जवाब देते हैं, और कपिल सिब्बल जैसे कब अपनी बोलती बंद करते हैं, कब तक पाक प्रेम दिखाते रहेंगे। लेकिन भाव, आपने ओवरऑल क्या चल रहा है राजनीति में, क्या किस रणनीति से
बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर जो विस्तार से जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी नमस्कार। तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला भाऊ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।